बच्चों सबसे पहले है मुक्त दोलन। मुक्त दोलन जो होता है बच्चों, जब क्या होता है, अगर किसी वस्तु में वास्तव में दोलन होते हैं, एक हम ये बात करें कि वास्तव में वस्तु क्या करनी चाहिए, दोलन करनी चाहिए, तो उस वस्तु के अंदर एक उसकी खुद की भी एक आवृत्ति होती है, स्वाभाविक आवृत्ति, जिससे वो क्या करती है, दोलन करती है। यानी अगर वास्तव में वस्तु में दोलन होते हैं तो उसकी खुद की भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसकी स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं। और अगर वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है तो उसे कहते हैं मुक्त दोलन। तो बच्चों जब कंपन करने योग्य वस्तु को उसकी साम्य स्थिति से हल्का सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, तब यह एक निश्चित आवृत्ति से क्या करती है बच्चों, दोलन करने लगती है। ठीक है, यह वस्तु की क्या होती है बच्चों, स्वाभाविक आवृत्ति होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु के जो दोलन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, मुक्त दोलन होते हैं। इसमें किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं होता, उसका खुद का नेचुरल होता है वो। और वह दोलन जो नियत आयाम से, इनका जो नेचुरल जो होते हैं ना, वो स्वाभाविक होते हैं, वो अपने आप चलते रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, नियत आयाम, यानी शून्य से लेकर, नियत का मतलब शून्य तो नहीं है, जहाँ से आयाम हो रहे हैं वहाँ से लेकर वो अनंत समय तक वो आयाम चलते रहेंगे, दोलन करते रहेंगे। उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, मुक्त दोलन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने जाना किसके बारे में, मुक्त दोलन के बारे में जाना है। अब बच्चों मुक्त दोलन में क्या होता है कि जो वस्तु है पर्तन बल के प्रभाव में लगातार क्या करती है, दोलन करती रहती है। इसका मतलब जो आवृत्ति है, जो आयाम है, वो क्या होंगे, और ऊर्जा नियत रहेंगे। ये देखिए आप चित्र में, इसमें जो दोलन है वो इस प्रकार से आगे की ओर लगातार, यानी ये जो स्टेप है ना, वो ये चलती जाएगी आगे की ओर इस प्रकार से। मैंने चित्र तो छोटा किया है, बाकी इस प्रकार से लगातार आगे की ओर चलता जाएगा। अब बच्चों जो इसका मेन टॉपिक है, अवमंदित दोलन। अवमंदित का अर्थ है कम होते जाना। अगर वस्तु क्या कर रही है, दोलन कर रही है, और दोलन करते 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 उसकी एक ऐसी कंडीशन है कि उसकी दोलन समाप्त हो गई। जैसे एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से आपने किसी भारी वस्तु को लटका दिया, तो जैसे आप लटकाते हो तो एक बार तो स्प्रिंग उसको बाउंस करवाती है, लेकिन धीरे आप देखते हो अपनी एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि वो स्प्रिंग गति करना बंद कर देती है। तो ऐसे दोलन क्या होते हैं, अवमंदित दोलन होते हैं। तो बच्चों वे दोलन जिनमें आयाम समय के साथ क्या होता है, कम होता हुआ शून्य हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों से हम क्या कहते हैं, अवमंदित दोलन कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, जो अवमंदित जो बल होते हैं ना, जैसे श्यान बल है, घर्षण बल, ये क्या करते हैं, ये गति का विरोध करते हैं और गति से विपरीत दिशा में ये लगते हैं। तो उनके कारण जो दोलन है वो क्या करते हैं, ऊर्जा का उसका ह्रास, ये बल जो श्यान बल घर्षण बल है वो ऊर्जा के क्या करते हैं, ह्रास करते हैं। तो दोलन क्या होते हैं, इनके समाप्त हो जाते हैं। अवमंदित दोलन करने वाले दोलक जो दोलन कर रहा है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, अवमंदित दोलक कहते हैं। ओके, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये दोलन यहाँ मैक्सिमम थे, प्लस अक्स माइनस अक्स, लेकिन लगातार ये सीमित होते गए और अंत में जाकर खत्म हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवमंदित दोलन कहते हैं। उदाहरण, एक स्प्रिंग से लटके भार का दोलन। जैसे मैंने आपको समझाया था कि स्प्रिंग से अगर किसी वस्तु को लटकाया जाए और उनको एक साथ हम विस्थापित करते हैं तो वो मूवमेंट करती है और फिर वो अपनी एक स्थिति पर आकर रुक जाती है। और सरलोलक के गोलक के दोलन, यानी सरलोलक का जो गोलक है, जो आपने देखा था सरलोलक का गोलक, ये सरलोलक का गोलक है, उसके दोलन भी क्या होते हैं, अवमंदित दोलन का उदाहरण होते हैं। क्योंकि आप इसको एक बार सरलोलक को भी गति करवा कर छोड़ दोगे ना, तो ये भी गति करते करते दे अपनी मूल अवस्था में, अपनी साम्य स्थिति में आकर रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो वो भी क्या है, अवमंदित दोलन का उदाहरण है। तो बात करते हैं इसके अंदर कंसेप्ट की, गणितीय कंसेप्ट की। तो बच्चों इसमें क्या होता है, दोलन करने वाली वस्तु का जो वेग है वो कम होने की स्थिति में माध्यम द्वारा वस्तु पर जो आरोपित अवमंदन बल है, भाई अवमंदन बल इसके क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें मंदन हो रहा है। मंदन का मतलब उसकी स्पीड लगातार क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो वस्तु के वेग की क्या होता है, समानुपाती होता है तथा वेग की विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। अर्थात अवमंदन बल एफ डी समानुपाती बच्चों क्या होता है, वेग होता है। यानी वेग लगातार कम होता जाएगा, अवमंदन बल भी कम होता जाएगा। एफ डी बराबर हमने इसको कर दिया माइनस बी वी। ओके, तो माइनस बी वी है, बी यहाँ पर क्या है, अवमंदन नियतांक है। बी यहाँ पर क्या है, अवमंदन नियतांक है। और इस अगर बात की जाए, ये आपको पहले बताया हुआ है कि स्प्रिंग के लिए जो साम्य स्थिति में बल लगता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब इसे बराबर करते हैं तो नियतांक आता है के, स्प्रिंग नियतांक, तो एफ आर बराबर ये हो गया माइनस
के वाई, रीस्टोरिंग फोर्स है ये आर, एफ आर बराबर माइनस के वाई हो गया। ओके, अब दोनों बलों को हम जोड़ देते हैं कि कुल बल कितने लग रहे हैं इसमें, एफ आर प्लस एफ डी लग रहे हैं। तो एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस के वाई, और डैम्प जो है डैम्प्ड अवमंदित उसे हम बोलते हैं माइनस बी वी। अब एफ बराबर होता है बच्चों एम ए, ठीक है, और ए वेग का अवकलन, ठीक है, और वेग का मान हमें प्राप्त हुआ था किससे, विस्थापन के अवकलन से। तो इसका मतलब विस्थापन का अगर 2 बार अवकलन किया जाए तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, त्वरण आएगा। तो हम क्या इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे एफ एम ए की जगह कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, तो एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस के वाई, और बी वी की जगह कर देंगे डी वाई अपॉन डी टी, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन का 1 बार अवकलन वेग आएगा और विस्थापन का 2 बार अवकलन त्वरण आ जाएगा। तो ये हो गया, तो ए बराबर एम ए, जो मैंने अभी समझाया आपको, एम ए की जगह आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और वी की जगह डी वाई अपॉन डी टी। ये हो गया अवकलन के रूप में हम समझ रहे हैं इसको कि कैसे वेग विस्थापन त्वरण प्राप्त किए जाते हैं। ये हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, सलावत गति में वेग विस्थापन तथा त्वरण वाले वीडियो के अंदर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ। तो ये पहले ले आओ, बी डी वाई अपॉन डी टी प्लस में हो गया, और के वाई भी प्लस हो गया बराबर 0। ये आगे समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 3 जो है उसका हल जो है वो हमारे कोर्स में विस्तार से नहीं है, और उसका ये जो अध्ययन है वो बीएससी लेवल पर होता है। यहाँ केवल इसकी एक समीकरण है जिसका हम अध्ययन करेंगे, y बराबर ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डेस टी प्लस फाई। इस समीकरण में जो ए व फाई हैं बच्चों, वो क्या है, नियतांक हैं, और जो ओमेगा डेस है उसका मान है के एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर का वर्गमूल। ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो ए है आयाम, वो इसकी तुलनात्मक रूप में है ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m अवमंदित दोलन के लिए। उक्त समीकरणों से बच्चों ये स्पष्ट है कि ये एक आवर्ती फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चरघातांक के फंक्शन जिसमें आता है ई की पावर के रूप में, वो अनावर्ती फलन है, आवर्ती फलन नहीं है। और ये जो चरघातांक वाली बात है जिसमें चरघातांक के फलन है वो आवर्ती फलन नहीं है, ये मैं आपको वीडियो 2 में भी एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। अवमंदित दोलक की ऊर्जा, जैसे बच्चों आप जानते हैं ई बराबर होता है 1/2 के ए स्क्वायर। अब ए का मान है ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m, जिस व्यापक हल वाले समीकरण से हमने निकाला ये ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m। तो ये मान आप यहाँ रख दीजिए, तो 1/2 के ए स्क्वायर ई माइनस बी टी अपॉन एम आ गया। तो बच्चों दोलक की जो कुल ऊर्जा है वो समय के साथ चरघातांक के रूप से क्या होती है, कम होती जाती है। और ये एक और आप छोटा सा इसमें ध्यान रखेंगे, लघु अवमंदन होता है, सबसे न्यून जो अवमंदन होता है उसकी शर्त होती है बी अपॉन के एम का मान के से क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इस पर अवमंदित दोलक पर एक आधारित क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं कि किसी अवमंदित दोलक के लिए गुटके का द्रव्यमान m बराबर है बच्चों 200 ग्राम, ओके, और k का मान है 90 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स है, तथा b का मान है 40 ग्राम इंटू सेकेंड इनवर्स है। हमें निकालना दोलन का आवर्तकाल, वह समय जिसमें इसके कंपन का आयाम अपने आरंभिक मान का आधा रह जाता है, यानी a/2, और तथा वह समय जिसमें यांत्रिक ऊर्जा अपने आरंभिक मान की आधी रह जाती है, यानी 1/2, और हमें इसका मान परिकलित करना है। ओके, तो m का मान हो गया बच्चों 200 ग्राम, 0.2 kg, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। k का मान हो गया 90 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स, b का 40 हमें दिया हुआ है, सोल्व करते हैं, b का मान रख दिया, k m मान आ गया 0.0094, ये 1 से क्या है, कम है, लघु अवमंदन की शर्त इसको फॉलो करती है। पहला T/2π√m/k, ये वो सूत्र है जिसके बारे में कहा था कि इसको याद कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल्स खूब है किताब में। सोल्व करते हैं, 2πm और k के मान रख दिए, इसको हमने सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया 0.3 सेकेंड। a बराबर हमें प्राप्त किया था व्यापक समीकरण से a0 e माइनस बी टी अपॉन 2m। तो ये सवाल में कह रहा है कि आधा रह जाना चाहिए, बिल्कुल आधा रह जाएगा, यहाँ पर a0 अपॉन 2 रख देंगे, तो अब a0 से a0 कट हो जाएगा, 1/2 e की पावर माइनस बी टी हाफ, यानी आधा वह समय जिस पर ये आधा हो रहा है, तो हमने इसको समय को आधे से दर्शा दिया 1/2 लगाकर, और अपॉन 2m। अब बच्चों क्या करेंगे, जैसे ये जो स्टेप है ना, इसके बाद में आप क्या करेंगे, 1/, इसको नीचे ले आओ आप, e माइनस बी टी हाफ बट्टा 2m, ठीक है, और बराबर 2 को ले जाओ ऊपर, हो सकता है ऐसा,
बिल्कुल 2 जाएगा ऊपर। अब बच्चों ये जो माइनस का मान ना, इसको आप ऊपर ले जाओ तो आपको पता है माइनस घात की संख्या जब ऊपर जाएगी वो प्लस हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या हो गई, प्लस हो गई और बराबर में 2 है। ओके, अब इसको चर घातांकी पद को जब पक्षांतरण करते हैं तो लघु गणकी में बदलता है, यानी ई इसको हटाना है, ई हटाना है, तो ई हटाओगे तो आप इसको भेजो यहाँ, तो ई इसका ऊपर चला जाएगा और लोग आ जाएगा, सॉरी ई नीचे रहेगा। कैसे, देखो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ई था ना, ई यहाँ नीचे था यहाँ, तो वो चला गया यहाँ और साथ में किस में बदल गया, लघुगणक फंक्शन में 2 के साथ। ओके, और जो ऊपर का मान था वो आ गया नीचे, तो ये आ गया BT ½/2m बराबर log E2 बराबर 0.693। ये वैल्यू आप याद कर लो क्योंकि 12वीं में केमिस्ट्री में भी काम आएगी और फिजिक्स में भी काम आएगी। log E2 0.693 और यहाँ E की जगह 10 होता तो 0.3010, लेकिन यहाँ 10 नहीं है, log 10 नहीं है, ये ओनली log E2 सीधा मान है 0.693। अब T½ का मान हमें निकालना है तो B आ जाएगा बट्टा में, ठीक है, और 2m चला जाएगा गुणा में। ये लीजिए 2m में m का मान रख दिया, b का रख दिया, सोल्व कर दिया, T½ का मान आ गया 6.93 सेकेंड। ओके, अवमंदित दोलनों के लिए बात करें बच्चों तो अवमंदित दोलनों के लिए भी बस जहाँ a था वहाँ हम क्या कर देंगे, e कर देंगे, और इसका मान E0 होता है a/2 KA²। हमें इसका मान क्या करना है, आधा करना है सवाल के अनुसार, सवाल में आधा करवा रहा है आपसे, तो आप भी यहाँ आधा कर दीजिए, तो E0 से E0 कैंसिल, फिर से सोल्व करेंगे 1/2 बराबर e⁻BT/m। अब 1/BT/m बराबर ही आ गया 2, ठीक है। अब जो -BTm था वो जाएगा ऊपर, चलो एक स्टेप और है, यहाँ माइनस है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा eBT/m प्लस में हो गया और बराबर 2। अब हम इसको लघुगणक में बदलेंगे तो आ जाएगा BT/m बराबर log E और आ गया 2, ऐसे। ओके, अब देखो आप इसे, तो BT/m log E2 और इसका मान फिक्स होता है 0.693 होता है। अब m जाएगा यहाँ ऊपर गुणा m और b आएगा बट्टा में, क्लियर। तो यहाँ हम कर देंगे m, यहाँ कर देंगे b, तो m का मान रख दिया, b का मान रख दिया, यह आ गया 3.46 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया आपके अवमंदित दोलन हो गए। अब बच्चों बात करते हैं पोषित दोलन की। पोषित पोषण जो किसी पर डिपेंड करता है, अगर दोलन खत्म हो रहे हैं तो उसको एक ऐसा बल प्रदान कर दीजिए कि वो दोलन समाप्त ना हो और दोलन कंटिन्यू चलते रहें, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, पोषित दोलन कहते हैं। यदि किसी बाह्य स्रोत द्वारा वस्तु को इतनी ऊर्जा प्रदान कर दी जाए ताकि वस्तु के जो दोलन होते हैं, दोलनों का जो आयाम है वो नियत रखा जा सके, मतलब दोलन समाप्त नहीं होने चाहिए, तब उन दोलनों को बच्चों क्या कहते हैं, पोषित दोलन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में इस वीडियो का एक और मेन टॉपिक है प्रणोदित दोलन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसको आप फोर्स करवा रहे हो कि अगर दोलन समाप्त हो जाए तो आप उसको फोर्स कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को झूला झुला रहे हैं, तो जैसे आपने देखा है कि कई बार आप झूला मैक्सिमम झुलाना चाहते हो, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही वो पीछे की ओर आता है झूला, तो आप क्या करते हो, उसको पीछे को खींचकर उसको मैक्सिमम छोड़ते हो आगे की ओर, तो वो क्या होते हैं, वो प्रणोदित दोलन होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होने वाले होते हैं दोलन, आप क्या करते हो, उसको पकड़ते हो और उसको मूवमेंट दे देते हो, तो आपने उसको क्या किया, एक और बाह्य बल उस पर लगा दिया, ठीक है। तो जब कोई स्वाभाविक आवर्ती से क्या कर रहा है, दोलन करती हुई वस्तु किसी बाह्य आवर्त बल के अंतर्गत बाह्य बल के आवर्ती से दोलन करने लग जाती है, फिर जैसे वो आप पास आते हैं आप उनको हल्का सा लगाते हो, वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं वापस हल्का लगाते हो, वापस चले जाती है, ठीक है। तो तब वस्तु के दोलन क्या होते हैं बच्चों, प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। अब हम माने कि कोई वस्तु है, एक है ए है, एक बी है। अब ए को दोलन कराने पर बी पर आवर्त बल आरोपित होने से, यानी आपने इसको मूवमेंट किया है तो इसकी टकरा रही है, तो बी लोलक ए के आवर्ती से क्या करता है, दोलन करने लग जाता है। ये एक ए हो गया, एक बी हो गया। ओके, तो लोलक बी के दोलन क्या होते हैं बच्चों, प्रणोदित या परिचालित दोलन कहलाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, आपके प्रणोदित या परिचालित दोलन कहलाते हैं। अब बच्चों हम मानते हैं कि इस पर कौन कौन से बल लगेंगे, तो माना बाह्य आवर्त बल Ft बराबर F0 cos ओमेगा dt, और दोलन की गति पर लगने वाले जो बल होते हैं, एक तो लगेगा प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग बराबर -ky होता है, अवमंदन बल इसी वीडियो में पढ़ा था, बराबर -bv होता है, और तीसरा ये बाह्य आवर्त बल है जो Ft है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं तीनों की, -ky -bv प्लस
एफ टी। तो यहाँ से एफ बराबर तो हमें पता है क्या होता है बच्चों, एम ही होता है। और ए के लिए मैंने आपको बताया कि वेग के अवकलन से, ठीक है, और वेग आता है दूरी के अवकलन से, डी एक्स अपॉन डी टी मान लीजिए या डी वाई अपॉन डी टी, अगर आप करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका मतलब y का आपने 2 बार अवकलन किया, एक बार यहाँ कर दिया, एक बार यहाँ कर दिया, और ये आ गया a। तो यहाँ हमने कर दिया a डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के वाई माइनस बी वी, वी यानी वेग, वेग आया विस्थापन के एक बार अवकलन से, और ये हमने माना है एफ जीरो कॉस ओमेगा डी टी। तो एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, इसको भी इधर ले आइए, और इसको यहीं रहने दीजिए आप। तो ये आपका समीकरण बन गया, इसको इधर बदल दीजिए आप जगह को, तो ये माना आ जाएगा, ये समीकरण हो गई 1। ओके, अब समीकरण 1 क्या बच्चों, दोलक की गति के समीकरण को दर्शाता है। ये ध्यान रखना आप, ये परनोदित दोलन में उसके दोलक की गति का समीकरण है। अब बच्चों जो समीकरण 1 है उसका व्यापक हल है, जो हमारे कोर्स में क्या अपेक्षित नहीं है, हम उस व्यापक हल को सीधा लिख रहे हैं कि ए बराबर एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर और बी स्क्वायर कोष्टक में है, और टी बराबर 0.5 का मान है माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा डी वाई जीरो, जहाँ वाई जीरो क्या है, दोलक का विस्थापन है, और वी नोट क्या है, दोलक का वेग है। तो ये ए क्या है, यहाँ पर आयाम है, ठीक है। और एक और बच्चों आपको बता दूं, ये जो समीकरण थी ये हमने वीडियो नंबर 2 में भी सॉल्व की थी। अब बच्चों इसमें एक और मेन टॉपिक है अनुनाद, संतुलन की स्थिति। बच्चों क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बात की थी शुरुआत में कि एक डीजे बज रहा है और हमारे जो भवन है उसकी खिड़की दरवाजे कंपन करने लग जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भवन धराशायी हो जाए? तो हो सकता है। कैसे? कि अगर जो डीजे है उसका म्यूजिक की आवृत्ति इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो भवन की आवृत्ति से मेल खा जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वो टूट सकता है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ दोनों बैलेंस है, उस स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों, अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो परनोदित दोलनों के अंतर्गत बच्चों जब किसी दोलक पर आरोपित किए गए बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति और जो उसकी नेचुरल आवृत्ति दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो बच्चों इस केस में क्या होता है, जो परनोदित दोलनों का जो आयाम है वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। और परनोदित दोलनों की यह जो विशेष अवस्था है वो बच्चों वो होती है अनुनाद की स्थिति होती है, उसे अनुनाद कहते हैं। अब इसके उदाहरण है हमारे कोर्स में, जो सबसे पहला उदाहरण मोस्ट है कि सैनिक अगर कदम से कदम मिला के परेड कर रहे हैं, परेड करते हुए लेफ्ट राइट इस प्रकार से, लेकिन जैसे वो उस पुल से गुजरेंगे तो उस वक्त उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप अपने कदमों से कदम मिलाकर न चलें, बेतरतीब चलें। उसका रीज़न ये है कि वो जब अगर पाँव अगर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करते हुए चलेंगे तो जो भवन की आवृत्ति है वो एक नेचुरल आवृत्ति है, फिर उसमें उनकी आवृत्ति, जैसे आप हल्का सा भी कदम मारते हो ऊपर किसी छत वाली मंजिल पर है तो आपको ऐसा लगता है कि ये कंपन आ रहा है। अब आप सोचो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से कंपन करने लग जाएं, बहुत सारे लोग आ जाएं या एकदम अधिक फोर्स के साथ आप उसमें कंपन करवाने लग जाएं, तो उस केस में क्या होगा, नुकसान होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर सेना जो है वो जब पुल पार करती है तो सभी सैनिक एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, क्योंकि यदि सैनिक कदम मिलाकर चलेंगे तो उनकी कदम मिलाने की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों पुल के कंपनों का आयाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अनुनाद की स्थिति का मतलब कि आयामों का मान क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, जिससे उसके टूटने का खतरा हो जाएगा। इसलिए किसी पुल से सैनिकों को गुजरते समय कदम न मिलाकर चलने के निर्देश दिए जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं सवृत्ति की। मान लीजिए एक खोखला पाइप है और वहाँ उसके अंदर आपको पता है खोखले पाइप से आवाज़ आप किसी कानों में डालते हो तो बेसुरी आवाज़ आती है। अब सोचिए उसमें आप किसी म्यूजिक को डाल देते हो और म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा आप उसमें आवाज़ से डालोगे तो बाहर जो आवाज़ निकलेगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होगी, ठीक है। तो बच्चों खोखले बॉक्स पर रख देने पर जिसमें वायु भरी हो तब वायु की स्वाभाविक आवृत्ति सवृत्ति की आवृत्ति के बराबर होने पर बहुत तीव्रता से ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है, अनुनाद होता है। जो बच्चों परनोदित दोलनों का आयाम है, जो इक्वेशन थी व्यापक हल से जो निकाली थी, एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर कोष्टक में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा डी अगर ओमेगा के बराबर है तो आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। इनको बराबर कर दिया, बचेगा क्या, एफ नॉट अपन ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें ये स्क्वायर है, स्क्वायर घटाएंगे तो रूट के साथ ही आ जाएगा ओमेगा डी बी हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये संगत आवृत्ति अनादि आवृत्ति का आयाम का मान है, यानी ये अनादि आवृत्ति का मान है जिस पर क्या होते हैं, दोनों बैलेंस में
होते हैं, स्वाभाविक आवर्ती और उसको बाहर से दी गई आवर्ती। अब ये बच्चों एक ग्राफ है, इसमें दोलक के अनुनाद की तीक्ष्णता की बात की गई है और वो डिपेंड करती है अवमंदन पर। यानी ये जो नुकीलापन आप देख रहे हैं, ये जो नुकीलापन है, जितना ये नुकीला जाएगा ग्राफ उतना अवमंदन कम होता जाएगा। यानी यहाँ आप देखते हैं क्योंकि ये सबसे कम मान है, फिर ये इससे ज़्यादा बड़ा है, फिर सबसे अधिक है, तो शून्य अवमंदन कहाँ होगा? इसके अधिकतम नुकीले शीर्ष पर, वहाँ होगा शीर्ष अवमंदन, शून्य अवमंदन, और सबसे ज़्यादा मान होगा नीचे की ओर। तो ये इसकी तीक्ष्णता ग्राफ की, तो इसे हम बोलते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, किसके लिए? दोलक के लिए। अब उसको एक प्रणोदित तथा अनुनादित दोनों का प्रदर्शन है। चलो कैसे देखते हैं। जैसे हमने ए को मूवमेंट करवाया, ए और बी की लंबाई क्या है? समान है, ठीक है। अब ये क्या करने लगे? मूवमेंट करने लगे, और अब ये क्या करेंगे? ये इसके ऊपर पोषित हो जाएंगे, यानी इसकी आवृत्ति से ये भी क्या करने लग जाएंगे? दोलन करने लग जाएंगे। तो बच्चों इसमें होंगे प्रणोदित दोलन, और ये लगातार इसको अगर दोलन देता रहेगा तो ये भी क्या करने लग जाएगा? मैक्सिमम गति से दोलन करने लग जाएगा। तो इसके दोलनों के कारण इसका पहले से दोलन चल रहा था, और उस दोलन की जो आयाम है, दोलनों के जो आयाम है वो दोनों के आयाम बढ़ चुके हैं, तो बढ़ गए तो ये क्या हो जाएगा? ये अनुनादित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि दोलनों का प्रदर्शन है। तो बच्चों दोलक ए और बी की लंबाई क्या समान है, इसलिए इनकी स्वाभाविक आवृत्तियाँ भी क्या होगी? समान होगी, क्योंकि लंबाई समान है। और दोलक ए को स्थापित करके दोलन कराया जाता है, तब अन्य दोलक भी क्या करते हैं? प्रणोदित दोलन करने लगते हैं। सी और डी की आवृत्तियाँ ए की आवृत्ति से भिन्न है, कम आयाम से ए की आवृत्ति के प्रणोदित दोलन करते हैं, लेकिन बी की आवृत्ति ए की आवृत्ति के बराबर होने पर बी के दोनों का आयाम बढ़ जाता है तथा ए के आयाम के बराबर हो जाता है, और ये अनुनादित दोनों का प्रदर्शन करता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इसमें अवमंदित और प्रणोदित दोनों के बारे में विस्तार से जाना, और साथ में बात की अनुनाद की स्थिति की, जिसमें दोनों में भी क्या होता है? एक संतुलन की स्थिति पाई जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से चैप्टर के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।